नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली से भाजपा के विधानसभा के उम्मीदवार रमेश बिधूरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने देश की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया है। रमेश बिधूरी ने लालू यादव के हेमा मालिनी के गाल वाले बयान का उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए ये दावा किया जहां से उनको भाजपा ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। उस कालकाजी विधानसभा में यह दावा किया कि वो प्रियंका गांधी के गालों की तरह से वहां की सड़कें बनवा देंगे जहां से आम आदमी पार्टी से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही है। अब ये देखिए, नेताओं का स्टैंडर्ड देखिए, नेताओं के बातचीत का, भाषण का लहजा देखिए। बोलते बोलते रमेश बिधूरी ये भी भूल गए थे कि जब वो सड़कों की तुलना महिला के गाल से कर रहे थे, प्रियंका गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस की सांसद नहीं है, इस देश की एक सम्मानित महिला है। और जब वो सड़कों की तुलना प्रियंका गांधी के गाल से कर रहे थे तो उनके बगल में भी एक महिला खड़ी थी। और रमेश बिधूरी के लिए कोई नया मसला नहीं है, वो इस तरह के विवादास्पद बयान, इस तरह के भद्दे बयान वो लगातार देते रहते हैं। लोकसभा के अंदर भी उन्होंने इस तरह का बयान एक विपक्षी सांसद को लेकर दिया था। इस पूरे मसले पर, इस पूरे गंभीर मसले पर, देश की आधी आबादी की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े गंभीर मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद है हेमंत जी। हेमंत अत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हेमंत जी, शुरुआत इसी से, विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया, सांसद ही में टिकट काट दिया उनका, जो विवादास्पद बयान लोकसभा के अंदर दिया था। अब हेमंत जी, विधानसभा का उम्मीदवार बनने के अगले दिन ही उनका ये बयान आ गया। किस तरह की उनकी सोच, उनकी मानसिकता को ये दर्शाता है? संतोष जी, देखिए कि ये खास तरीके का संस्कार है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो नए भारत के अंदर, जिसका आप एक तरीके से आविष्कार किया गया है, इन्वेंट किया गया है। और ना तो ये पहले है बिधूरी साहब और ना ये आखिरी है। भारतीय जनता पार्टी में टॉप से लेकर नीचे तक ऐसे तमाम लोग, नेताओं की फौज है। और उसमें एक चीज की गारंटी और है, जितना आप खराब बोलेंगे, जितना आप विवादों में रहेंगे, जितना आप बिलो दी बेल्ट हिट करेंगे, आपकी सफलता की गारंटी उतनी ही है। आप याद कीजिए प्रधानमंत्री जी की भाषा। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की विधवा शब्द प्रयोग किया था, मुजरा शब्द प्रयोग किया था, और ना जाने आपकी बेटियों को ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। उसके बाद परवेज साहिब सिंह वर्मा का आपको ध्यान होगा, जिस तरीके से कहा कि मुसलमानों के बारे में जो कुछ टिप्पणियां की थी। आज का जो ताजा उदाहरण है, ये किसी सभ्य और सक्षम राजनेता की भाषा नहीं हो सकती। ये एक सड़क छाप मवाली की भाषा है, जिसको किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ना तो हमने जब लालू जी ने तब वो टिप्पणी की थी हेमा जी के बारे में, ना तो वो तब सभ्य थी, ना ये जो इन्होंने आज कहा है ये सभ्य है। ये सभ्यता के किसी भी तकाजे में नहीं आता है। मेरा आपसे संतोष भाई सवाल दूसरा है। आप इस सवाल को उल्टा करके देखिए कि ये बात बिधूरी ने ना कही होती और किसी विपक्ष के नेता ने कही होती, केवल सो कल्पना कीजिए आप उसकी, क्या होता। पहला काम यह होता कि अभी तक महिला आयोग उस व्यक्ति को, उस नेता को नोटिस दे चुका होता, एक तलब कर चुका होता, बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान का जो डॉगी मीडिया है, जो सुपारी मीडिया है, जो विपक्ष की सुपारी लिए घूमता है, वो अब तक छत पे चढ़ के और सारे दहाड़ रहे होते, सारे के सारे। तीसरा, इस पे एफआईआर हो चुकी थी उस नेता के ऊपर। चौथा, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेत्रियां हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे ये जो अभिनेत्री लेके आए हैं आप अभी कंगना रनावत साहिबा है, वो सारी की सारी उनको नथुने फैला के किस तरीके से भाषा प्रयोग कर रही होती उस कंसर्न नेता के खिलाफ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी तक उस पार्टी के दफ्तरों पर कितने हमले हो चुके होते, कितने प्रदर्शन कर चुके होते। ये अभी तक इनमें से कोई भी चीज नहीं हुई। कारण क्या है? क्योंकि वो भाजपा की प्रोटेक्शन प्राप्त व्यक्ति है। और उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसे वैसे ही नहीं कह दिया, उसका एक इतिहास है। जैसा आपने कहा, लास्ट ईयर संसद के जो आखिरी सत्र के अंदर जो उन्होंने बसपा नेता दानिश अली के बारे में जो शब्द प्रयोग किए थे, वो तो संसद में कह रहे थे, मैं आप जनरल व्यक्तिगत डिस्कोर्स में भी वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। और क्या हुआ? संसद के स्पीकर साहब ने एक उनको नोटिस भी देना गवारा समझा। क्या नोटिस? कार्रवाई छोड़ दीजिए। संसद में अशालीनता और गाली गलौज की भाषा को संसद तक लेके आने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा को जाता है, संसद के भीतर पटल पर। और वो चीज बाद में रिकॉर्ड से हटी, लेकिन उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं। अगर कोई भी सभ्य समाज के अंदर ये चीज होती, उसकी मेंबरशिप चली जाती, यू टेक इट फ्रॉम मी। जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए थे दानिश अली के बारे में, कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तब, आपको याद होगा, एक नोटिस दिया था उनको। आपको याद है उस नोटिस का क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी हेमंत जी कई बार इस तरह के नोटिस दे चुकी है। उससे भी बड़ी बात है कि जब ये तमाम बवाल आया था तो उनके बाद राजस्थान में उनको एक तरह से प्रभारी की भूमिका बना दी थी, कई विधानसभाओं का उनको प्रभारी एक तरह से बना दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में जब शिकायत की गई दानिश अली की तरफ से, तो दानिश अली के खिलाफ भी शिकायत कर दी गई और दोनों की शिकायतों को एक जगह क्लब करके उसका जांच का मामला, और फिर वो जैसे कहते हैं ना देसी भाषा में कि उसको घोल बट्टा कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने जैसे जिक्र किया, कालकाजी विधानसभा का जिक्र किया, कालकाजी विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से जो उनकी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस है, उनकी अध्यक्ष अलका लांबा चुनाव लड़ रही है। जैसे ही ये विवादित बयान आया रमेश बिधूरी का, जो कि कालकाजी से भाजपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अलका लांबा ने बकायदा ट्वीट कर इसकी आलोचना की। और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, कंट्रोल रूम अलका लांबा के उस ट्वीट को भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कहा अलका लांबा ने? कालकाजी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होते ही रमेश बिधूरी जी ने एक बार फिर अपनी चिर परिचित अमर्यादित भाषा में महिलाओं का अपमान किया है। क्या कालकाजी की जनता एक ऐसे को अपने बीच रखेगी जो न तो सदन की गरिमा का ख्याल रखता है और न ही महिलाओं का सम्मान करता है? रमेश बिधूरी जी को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी इस पर अपनी राय साफ करनी चाहिए। जो हेमंत मंत्री जी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजनीति का स्तर इस तरह से गिरा दिया गया है, वो चीज अलका लांबा भी कह रही है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। लेकिन पलटवार कांग्रेस की एक और महिला नेत्री सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से भी किया गया है। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि सुप्रिया श्रीनेत की बाइट सुनवाए, वो क्या बोल रही है रमेश बिधूरी पर। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूरी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूरी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। हेमंत जी, आपने सुन लिया क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। हमने अपने दर्शकों को भी सुनवा दिया। माफी मांगने की बात कर रही है प्रधानमंत्री से, जेपी नड्डा से और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से। आपको लगता है ऐसा होगा, माफी मांगेंगे ये लोग? नहीं, वो बात ही गलत कह रही है, वो शर्मनाक बता रही है। शर्मनाक, ये तो शर्मनिरपेक्ष लोग हैं। शर्मनिरपेक्ष लोगों से आप शर्मनाक बात कर उसको कहोगे तो उनको कोई मतलब नहीं पड़ता। मैं केवल आपको संतोष भाई वो याद दिला रहा था कि अगर ये बात किसी भी विपक्ष के नेता ने और या कांग्रेस के किसी नेता ने कही होती तो आपको क्या लगता है अभी तक कांग्रेस मुख्यालय पे क्या हो रहा होता, अभी तक खड़गे जी के घर पे क्या हो रहा होता, सबके सब पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही होती कि सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे माफी मांगे। और वहां पर हो सकता है कोई इस तरह की हरकत होती तो माफी मांग भी ली जाती उस कंसर्न नेता के द्वारा या उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती। यहां तो आपने उल्टा देखा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपने पिछली बार जो पिछली सेशन संसद का लास्ट सेशन था उसमें इन्होंने जो हरकत की थी उसके बाद इनको दायित्व बढ़ा दिया गया था और इनका दायित्व बढ़ा के राजस्थान में एक समुदाय विशेष के वोटों को जुगाड़ने के लिए वहां के कुछ रीजन का प्रभारी बनाया गया था। तो यहां पर आपको प्रमोशन मिलता है। जितनी आप गाली गलौज की भाषा प्रयोग करेंगे, जितना जो उसको स्तर को नीचे लेकर के जाएंगे, उतना आपको इनाम मिलेगा। आपको अनुराग ठाकुर का बात याद दिलाता हूँ। उन्होंने दिल्ली में भरी सभा में क्या कहा था देश के गद्दारों को, उसकी प्रमोशन उनको क्या मिली आपको ध्यान है? उनको इस केंद्र सरकार, मोदी सरकार का चेहरा बना दिया गया। ही वॉज I&B मिनिस्टर, इनाम मिला ना। उसके बाद परवेज साहिब सिंह वर्मा का आपको ध्यान होगा, जिस बारे में उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में बात की थी। हमें यह लगता था कि इन दोनों की टिकट काटी गई है, जो विधुड़ी की, परवेज साहिब सिंह वर्मा की, इनकी शायद उन हरकतों से पार्टी ने कुछ सबक लिया होगा, इनकी टिकट काट दी। लेकिन अब वो सामने आ रहा है
कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके दिमाग में लार्जर देन कोई और खेल था बीच में जो हम नहीं समझ पाए, वो आज आपके सामने है। कालकाजी में रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए उनके सामने दोनों महिलाएं हैं मुख्य, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और उधर से अलका लांबा। दो महिलाओं जो जिनका प्रतिद्वंद्वी ऐसा व्यक्ति हो उस कंस्टिट्यूंसी के अंदर, कालकाजी के अंदर, आप किस तरह का नैरेटिव सोच सकते हैं क्या होगा? और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये अभी केवल शुरुआत है, अभी बहुत नीचे तक जाएंगे, बहुत नीचे तक जाना बाकी है। ऐसे ही जिसने जो ये इस तरह की हरकतें की है भारतीय जनता पार्टी में, उन सबको प्रमोशन मिला है, एलिवेशन मिला है, किसी को सजा नहीं मिली आज तक। तो जी एक और मैं अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहूंगा। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है कि जब इस बयान पे, जब आपने कहा ना गोदी मीडिया, कई टीवी चैनल इस बयान को दिखा रहे हैं। रमेश बिधूरी से जब रिएक्शन लेने के लिए वो गए, रमेश बिधूरी ने फोनो देते हुए, मतलब ऑनलाइन फोनो देते हुए टीवी चैनल पे ये कहा कि वो अपने बयान को शर्मनाक नहीं मानते हैं, वो अपने बयान पे कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि लालू यादव ने बयान दिया था हेमा मालिनी के गाल को लेकर, तो हेमा मालिनी जो है वो प्रियंका गांधी से ज्यादा सम्मानित महिला है और वो कह रहे हैं कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा हूं। अगली बात उन्होंने कही कि कांग्रेस लालू यादव को फूफा मान के घूम रही है, उस बयान पे क्या कहे। फिर वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो माफी मांगने की बात नहीं है, वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने बयान को कि मैंने तो ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, लालू यादव का बयान अगर सही है तो मेरा बयान भी सही है। वो तो अपमानजनक मानने को ही तैयार नहीं है। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? नहीं संतोष जी, हम कब कह रहे हैं, हमने तो ओपनिंग में क्या कहा कि लालू यादव का बयान भी तब भी शर्मनाक था, आज भी शर्मनाक है। और मैं दूसरी बात कहता हूं, आपने गाली दी और मैंने भी गाली दी, तो हम दोनों में अंतर क्या रह गया? हमारा चाल चरित्र और चेहरा कहां चला गया? हमारे संस्कार कहां चले गए? हमारे महिलाओं के प्रति सम्मान का नजरिया कहां चला गया? ये तो वो बात हुई ना। बेसिकली मैंने आपने तो अभी अपडेट दिया, मैंने 30 सेकंड पहले, आप याद कीजिए मैंने क्या कहा कि शर्मनिरपेक्ष लोगों से वो इसको शर्मनाक क्यों मानेंगे? उनकी पार्टी के अंदर तो सफलता की गारंटी है गाली गलौज की भाषा। उसको हम नहीं समझ रहे तो ये हमारी गलती है ना। उन्होंने तो इसको जस्टिफाई करेंगे। और मैंने अभी आपको कहा, आपने तो ये बाद में अपडेट दिया, मैंने कहा कि वो तो अभी इसको और नीचे लेके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पहले बदतमीजी करो, उसको स्वीकार मत करो और फिर उस पर ऑल आउट एग्रेसिव हो। बेसिकली देखिए क्या चीज है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। कल भी हम जब बात कर रहे थे, जब हमारे पापर में बैठे हुए थे, वैसे ही बीजेपी का बेसिकली दिल्ली के अंदर कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है, उनका कोई मुद्दा नहीं है। तो वो हेडलाइंस को ग्रैब करने के लिए उन्होंने एक ये शुरुआत की कि किसी तरीके से मेन नैरेटिव के अंदर, चाहे विवादों के, कोई अच्छा काम तो आपने कोई किया नहीं, दिल्ली की सरकार आपने चलने नहीं दी, एलजी के थ्रू आप प्रॉक्सी ड्राइविंग करते हैं, तो उन सारी चीजों पे ध्यान ना जाए। और जो इनका हमेशा से है कि मुद्दों से ध्यान भटक करके फिजूल की चीजों को उसमें हाइप दी जाए और उसके बेसिस पे लोगों की जो ईगोज हैं, इमोशंस हैं, उनको हाइप देके धर्म के आधार पे, फलां के आधार पे, उस सारे खेल के ये चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड। तो अच्छा एक बात और भी है हेमंत जी, एक चीज और देखिए, दो नेता का जिक्र, हालांकि जब इनका टिकट कटा था सांसदी से तो मेन स्ट्रीम मीडिया में था, मैंने तभी चलाया था कि इनको विधायक के चुनाव में उतारा जा सकता है। एक तो रमेश बिधूरी साहब ने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर दिया टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर, शायद 24 घंटे से भी कम में। एक और बहुत बड़े वाले कलाकार है इनके, प्रवेश वर्मा, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। नई दिल्ली विधानसभा से उनको उतारा गया है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। मुझे याद आ रहा है, उनके पिता का दौर याद आ रहा है, मैं छोटा सा बच्चा था, लेकिन एक अखबार में खबर छपी थी कि जब साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री पद से हटे थे, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी, तो साहिब सिंह वर्मा अपना मुख्यमंत्री का आवास खाली करके डीटीसी की बस में बैठकर वो अपने घर गए थे। उनके साहिबजादे, उनके पुत्र है प्रवेश वर्मा। तो अब इंतजार करें, क्योंकि ये लड़ाई दूसरी भी है। भाजपा तो मान के बैठी है कि हम सरकार बनाने आ रहे हैं, तो एक आदमी अगर पूरा चर्चा ले जाएगा, लाइमलाइट ले जाएगा, तो मुख्यमंत्री का बड़ा दावेदार बन जाएगा। तो अब प्रवेश वर्मा पे भी मानसिक दबाव बढ़ गया है कि इससे निचले स्तर पर जाकर उनको बयानबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जितना नीचे स्तर पर जाके बयान देगा भारतीय जनता पार्टी में, वो उतना ही ज्यादा, उतना ही जल्दी प्रमोशन पाएगा। तो एक और बयान का इंतजार करें आने वाले दिनों में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, कि प्रवेश वर्मा साहब भी ऐसा ही कुछ बोलेंगे। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, वो अकेले नहीं बोलेंगे, ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। प्रधानमंत्री जी की भी भाषा देखिएगा। अभी तो बहुत चीजें होनी। जो किसी पार्टी को, एक पार्टी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उसको मैं और आप पसंद ना करें, हमारी अपनी इच्छा है, लोकतंत्र है, लेकिन किसी पार्टी का नाम अब ब्रंश करके प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति उसको आपदा कहता है। दिल्ली में एक आपदा आई हुई, तो ये तो शुरुआत है, इसको अभी इसमें आप जल्दी मत कीजिए। दूसरा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अपने हाथ दिखा चुके हैं, आपको ध्यान नहीं है, 3-4 दिन पहले उन्होंने बाकायदा अपने घर में बैठ के महिलाओं को पैसे बांटे।
महिलाओं को पैसे बांटने का कारनामा वो ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरे ब्रॉड डे लाइट में कर चुके हैं। कैमराज के सामने उन महिलाओं ने स्वीकार किया कि कैसे उनको पैसे दिए हैं, आगे का कैसा भरोसा दिया है। और जब उनसे पूछा गया, किसी आप जैसे साथी ने पूछा, तो उसने कहा कि हम तो अपने पिताजी की याद में, जिसके पिताजी डीटीसी में चलते हो, वो चुनाव आयोग की नाक के ठीक नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के ठीक नीचे दिल्ली में 2 किलोमीटर के दायरे में बैठ करके महिलाओं को चुनाव की पूर्व संध्या पर सरेआम रुपए बांट रहा है। और उससे कोई शोकॉज नोटिस देकर के कोई एजेंसी ये भी नहीं पूछती कि आप पैसे लाए कहां से थे। उनका कोई इनकम टैक्स रिटर्न तो देख लेता, वो कहां से लाए पैसे। क्या ये सब चीजों का उल्लंघन नहीं है, देश के कानून का उल्लंघन नहीं? तो शुरुआत की पहल उन्होंने की थी। आपने जो कहा कि जो नैरेटिव के दौरान जो घटिया भाषा का प्रयोग है, ये महज उसकी केवल एक शुरुआत है, जो विदुड़ी ने आज आपके सामने एक नजारा पेश किया है। निश्चिंत रहिए, अभी चुनाव में बहुत समय, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। इस चुनाव के बिल्डअप के लिए जो कम्युनिकेशन का स्तर, जो संवाद का स्तर जितना नीचे जाएगा, वो एक नया लो होगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। और इनसे किसी भी माफी की उम्मीद करना कि ये माफी मांग लेंगे, इनको केवल और केवल यही सब करना आता है, इसी के चैंपियन है। और ये जो चाल चरित्र चेहरा है, इसमें मुझे सबसे ज्यादा वो हैरानी होती है आरएसएस के बयान उस पर, कि आरएसएस इस तरह की चीजों को कैसे मान्यता दे रहा है। वो किसी भी मुद्दे पर, जैसे बीजेपी नहीं बोलती ना किसी मुद्दे पे, वैसे ही आरएसएस किसी भी, वो केवल धर्म के ठेकेदार बैठे हुए, लोकाचार, लोक व्यवहार, जो मर्यादा का स्तर, किसी भी चीज पे बात नहीं करते। बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करते, गरीबी पे कोई बात नहीं करते, चीन के आक्रमण पर कभी बात नहीं करते। सबसे बड़े राष्ट्रवादी वो है। तो ये एक पूरा जो इकोसिस्टम बना है संतोष भाई, जो पूरे बीजेपी और राइट विंग का हिंदुस्तान के अंदर एक ये नया लो है। और यहाँ आप संवाद के जितने घटिया स्तर पर जाएंगे, निश्चित मानिए आपकी बुलंदियां उतनी ही जल्दी इंतजार कर रही है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये इनकी सफलता का एक सूत्र हो चुका है। आगे हेमंत जी, अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, गोदी मीडिया जो कर रही है वो कर रही है। गोदी मीडिया पे चढ़ के जिस तरह से रमेश बिधूरी पता नहीं सफाई दे रहे हैं, गोदी मीडिया को हड़का रहे हैं कि नहीं मैंने तो कोई गलती की नहीं, विवादास्पद बयान है नहीं, आप सफाई के रूप में क्यों चला रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमें सबसे सवाल पूछना है। कांग्रेस के नेताओं के हमने ट्वीट दिखाए, हमने बयान दिखा दी, बाइट दिखा दी, वो भी उन्होंने ट्वीट किया है। कांग्रेस ने ही रमेश बिधूरी का वो वीडियो जो है पवन खेड़ा साहब ने उन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया पे। वो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो एक्सक्लूसिव किसी का कॉपीराइट है, वो प्रॉपर्टी है किसी की। लेकिन बड़ा सवाल है, आपने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने यह बयान दिया होता तो खड़गे साहब के आवाज पर, राहुल गांधी के आवाज पर, प्रियंका गांधी के आवाज पर, कांग्रेस के मुख्यालय पर ये डेरा डंडा लेकर पहुंच जाते। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि उनकी तो सर्वोच्च नेता है, गांधी परिवार की नेता है, उनके खिलाफ बयान दिया गया है। देखिए, वो डिपेंड करेगा कि पार्टी लीडरशिप इस मामले में क्या राय लेती है, कि क्या इसी के बेसिस पर चुनाव में आगे बढ़ेंगे। नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दिल्ली के अंदर अभी नैरेटिव बिल्डिंग की स्टेज में है, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी तो मैदान में उतर चुके हैं, 2 दिन पहले भी आपने देखा, आज फिर वो दिल्ली में ही है, तमाम तरह के उद्घाटन, शिलान्यास जो उनका सिलसिला रहता है वो कर रहे हैं। ये तो अभी लीडरशिप को ये देखना है कि इस मामले में कैसे आगे बढ़ना है, इस मामले पर क्या कोई ट्रैक्शन मिलेगी। क्या एक बात तो निश्चित मानिए कि बीजेपी के खिलाफ किसी मुद्दे पर कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, मीडिया में तो उसको स्पेस मिलना नहीं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको महिलाओं के मसले पर लेकर ऑल गन्स ब्लेजिंग जाएगी, या शांत रहेगी, या क्या रहेगी, ये तो रणनीति उनको अपनानी है। लेकिन चूंकि मामला प्रियंका गांधी का है, तो मुझे लगता नहीं कि वो इतने हल्के में जाएगा। और देर सवेर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकलना पड़ेगा, पूरी दिल्ली में और देश में ना सही, कम से कम कालका में। तो मुझे लगता है कि जो ये अलका लामा है, वैसे भी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो मुझे लगता है वहां तो ये नैरेटिव बिल्ड हो गया। एटलीस्ट दिल्ली की महिलाओं के बीच में एक मैसेज तो ये जाने की कोशिश करनी ही चाहिए कि महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की किस तरह की विचारधारा है। वो एक पक्ष जब तक नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए, ये कोई पहला अवसर नहीं है और ये आखिरी अवसर भी नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता इस तरह की चीजें करते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी जिल बाइडेन की धर्मपत्नी को 20,000 रुपए का गिफ्ट करते हैं, डायमंड। $20,000 $20,000 17 लाख रुपए, 17 लाख और हाँ 17 लाख। तो हिंदुस्तान सोच लीजिए, और सबसे दुनिया में सबसे महंगा गिफ्ट भारत ने दिया है, जबकि हम अमीरी के मामले में, गरीबी के मामले में कितने नंबर पे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब को ये शौक चढ़ गया है कि सबसे महंगा गिफ्ट वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल होने वाले राष्ट्रपति की पत्नी को दे के आ रहे हैं। तो इससे बड़ा मजाक निश्चित तौर पर कुछ नहीं हो सकता है। नहीं संतोष जी, इसकी आप मानसिकता समझिए क्या है। वो सब घोषित विश्व गुरु है। 2023 में जिल बाइडेन को और बाइडेन को जितने भी वो मिले हैं गिफ्ट्स, फॉरेन गिफ्ट्स, डिग्निटरी से, उतना महंगा किसी का भी नहीं। 2023 का सबसे महंगा है।
तो हिंदुस्तान की महिलाओं को तो आप क्या देते हैं, समझिए बात को। हिंदुस्तान की महिलाओं को देते हैं आप 5 किलो अनाज, लेकिन चूंकि आप विश्व गुरु हैं तो बाहर तो जाकर के आपको 17 लाख का बनता है। और इससे पहले अगर ये आपको याद हो तो अनऑफिशियली जो ट्रंप का परिवार था उसको कथित तौर पर $50,000 के वो दिए गए हैं गिफ्ट्स, जिसके अंदर जो उनकी बेटी इवंका ट्रंप है उसको कड़े दिए गए और परिवार के बाकी सदस्यों को लगभग $50,000 का दिया गया। हिंदुस्तान की महिलाओं को कोई अगर ₹1,000 दूसरी पार्टी दे तो उसके ऊपर आप रोक लगवा देते हैं एलजी के थ्रू। ये देखिए आपकी बड़प्पन, आपकी सोच कि जिल बाइडेन के लिए 17 लाख का डायमंड, हिंदुस्तान की महिला, गरीब महिलाओं को अगर कोई ₹1,000 की कोई बात कह दे, ₹1,100 की हम देंगी सरकार, उसके ऊपर एलजी बैन लगा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वही काम मध्य प्रदेश में करती है, लाडली बहना योजना, हरियाणा में घोषणा करती है, महाराष्ट्र में तो एडवांस में पेमेंट कर देती है, तो वहां कुछ नहीं। तो ये जो एक खास तरीके की जो चीजें हैं ये देश के लोगों को समझनी होगी। ये मीडिया कब तक छुपाएगा? जो मुख्य धारा का सो कॉल्ड डॉगी मीडिया है, जो सुपारी लेके घूमता है विपक्ष की, जिसने इस देश की अर्जित लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है, आप वो देखिए कि कल चाइना के अंदर कितनी बड़ी घटना हुई है। उन्होंने 2 नई काउंटी बसा दी हमारे एरिया के अंदर। किसी मुख्य धारा के चैनल पर आपने बहस भी देखी? किसी अखबार में आपने उसको फ्लायर देखा? और अक्टूबर में भी 4 महीने पहले क्या हो रहा था, 3 महीने पहले, जो अपने शी जिनपिंग के साथ मोदी जी जब वो कर रहे थे वहां पर कि सब कुछ सेटल हो गया है, पुलवामा से पहले, सॉरी क्या नाम है, गैलवान से पहले की स्टेज जो 2020 की थी वो बहाल कर दी गई है, अब जवाब दे दीजिए। तब तो 8-8 कॉलम के फ्लायर छापे थे आपने, आज वो खबर कहाँ है? कहीं मुख्य धारा में दिखाई देती हो आपको? तो ये केवल एक महिलाओं का विषय नहीं है संतोष जी, इसको ब्रॉड देखिए। इस देश के आम आदमी, इस देश की सुरक्षा, इस देश के किसी भी बड़े मुद्दे को गायब कर देने की सुपारी केवल देश का जो डॉगी मीडिया है उसको लिए घूम रहा है, अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। जो पाठक और दर्शक है उसको एक प्रबुद्ध श्रोता या दर्शक बनाने की बजाय उसको अंधभक्त में कन्वर्ट कर रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगातार। और इसकी परिणति ये है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र जो कि भारत है उसको एक अंधभक्तों की एक फौज, क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। अरे चाइना आपके लद्दाख के अंदर गांव बसा गया, आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा बांध बना रहा है, पूरे एरिया की सेफ्टी का सवाल है और आप उसके ऊपर बात भी नहीं करते। हेमंत जी, हम फिर रमेश बिधूरी पे आते हैं। देखिए, रमेश बिधूरी पे आते हैं। दिल्ली में महिला मतदाताओं की संख्या बहुत प्रभावशाली है। मैंने खुद दिल्ली के कई विधानसभा चुनाव कवर किए हैं। पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं की लाइनें लंबी लगी होती। रमेश बिधूरी का यह बयान, अगर जिस तरह से वापस तो ले नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करेगी इस बात की भी संभावना नहीं है। कांग्रेस अभी तक सड़कों पर उतरी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी महिला सम्मान के मुद्दे को जरूर उठाएगी क्योंकि उन्होंने योजना भी घोषित कर रखी है। दिल्ली की चुनावी फिजा अब क्या कह रही है? अगर ये महिलाओं का अपमान बड़ा मुद्दा बनता है तो जो 8 विधानसभा की सीटें पिछली बार भाजपा के खाते में आई थी वो 8 भी कंटिन्यू कर पाएंगे वो, या फिर वो रसातल में चले जाएंगे? संतोष जी, कुछ नहीं होगा, खर्चा बढ़ा देंगे। आपने देखा था ना वर्मा क्या कर रहे थे, वो खर्चा बढ़ जाएगा, उसकी किस्तें पहले जानी शुरू हो जाएंगी। अभी तक ओपन में जारी थी वो चुपके शुरू हो जाएंगी। ये शर्मनिरपेक्ष लोग हैं। हरियाणा में आपने देखा इनका कोई नाम लेवा था, क्या खेल हुआ रातों रात। आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा। वो जो चुनाव जिसकी मैं और आप बात करते हैं वो चुनाव का दौर चला गया है। आजकल चुनाव के पैरामीटर्स कुछ और है, एनवायरमेंट कुछ होता है, ईवीएम में कुछ और होता है, और उसके लिए जो जो कुछ किया जाना है उस सब को करने में राजीव कुमार और मोदी जी का पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो उसके लिए तैयार हो चुका है। इसलिए चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको अभी से प्रीएम्प्ट करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि जो बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए उस पर भाजपा कभी चुनाव नहीं लड़ती, तो निश्चित मानिए इस पर भी नहीं लड़ेगी और ना इसको मुख्य धारा के संवाद में आने देगी। कल आप सुबह देख लीजिए। एक आखिरी कमेंट, फिर ये आखिरी कमेंट, ये पूरा विवाद किस दिशा में जाएगा? डिपेंड करेगा कांग्रेस पार्टी इसको कितना हाइप देती है। अगर कांग्रेस पार्टी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, और जो इस मामले की संवेदनशीलता है, अगर कांग्रेस पार्टी इसको सड़कों पर लेकर के आती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एट सम पॉइंट इन टाइम बैकफुट पर आना पड़ेगा। लेकिन चुनाव में अभी कभी समय है, थोड़ा सा भी समय है, घोषणा भी नहीं हुई है, तो चूंकि समय लंबा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बदलने की माहिर, आपको पता है। तो इस मसले पे कोई बात ही नहीं होगी और किसी और बकवास को उठा के ले आएंगे वो, और उस पर सारी कहानियां शुरू हो जाएंगी। ऐसा मुझे लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस पार्टी इसको कितनी शिद्दत के साथ, कितनी गंभीरता के साथ सड़कों पर लेकर के आती है।
बिल्कुल। और हेमंत जी, ये सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, जो रमेश बिधूरी साहब ने जो बयान दिया, अपने आप में शर्मनाक और विवादास्पद बयान है, लेकिन फिर वही बात आती है कि गोदी मीडिया इसको दिखाएगा नहीं। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस की एक आदत बन गई है कि गांधी परिवार के किसी नेता का अपमान हो तो कांग्रेस के संगठन के नेता उसे अपना अपमान मानते नहीं है। तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी के अपमान को लेकर कांग्रेस वाकई सड़क पर उतर पाती है, नहीं उतर पाती। चलिए, मीडिया आपके साथ नहीं, गोदी मीडिया आपके साथ नहीं है, लेकिन डिजिटल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम जैसे लोग हैं जो आज भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैदान में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सड़कों पे उतरती नहीं उतरती तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना बिल्कुल साफ है, जैसा कि हेमंत अत्री साहब कह रहे थे, कि ना तो ये कोई पहला बयान है, ना ये कोई आखिरी बयान है। रेस में प्रवेश वर्मा जैसे कई दावेदार हैं, तो इस तरह के बयान आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक कई और बयान सुनने पड़ेंगे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हेमंत जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप तमाम लोगों से भी हम विदा लेंगे। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।